आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और उससे हम क्या समझ सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के परफॉर्मेंस को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है मंडे 3 फरवरी। अब हम स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। हर साल जब फाइनेंस मिनिस्ट्री यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। ये सर्वे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तैयार करते हैं और ये इस बात को समझने का एक रिलायबल तरीका है कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है और इसके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। साथ ही ये सर्वे ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट अगले कुछ सालों में क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे पिछले वाले से सिर्फ 6 महीने में पब्लिश हुआ है। हालांकि गैप कम था, पर पूरी दुनिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप काफी बदल गया है। इंडिया एक ऐसे फेज में खड़ा है जिसे कुछ लोग मेक और ब्रेक मोमेंट भी कह रहे हैं। इंडिया ने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छे से हैंडल किया है। एग्रीकल्चरल आउटपुट स्ट्रांग है और सर्विस सेक्टर रेजिलिएंट दिख रहा है। लेकिन कुछ चिंता का कारण भी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंची है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राइज से हमारे सर्विस सेक्टर को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हमने अब गलत कदम उठाए तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वे में सबसे पहले बात होती है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के इनक्रेडिबल ग्रोथ की। आजकल बिजनेसेस बैंक से लोन लेने के बजाय डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमी के ब्रेन जैसे काम करता है। ये लोगों की सेविंग्स को एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्ट करता है। लेकिन सर्वे एक वार्निंग भी देता है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा तेजी से ग्रो करे तो ये इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है। ग्रोथ का ये उल्टा इफेक्ट आयरलैंड के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जहां फाइनेंशियल सेक्टर के बूम के बाद प्रोडक्टिविटी गिर गई। वहीं थाईलैंड में 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाइनेंशियल सेक्टर श्रिंक हुआ पर बाकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। इसीलिए एक गोल्डीलॉक जोन मेंटेन करना जरूरी है। देश का फाइनेंशियल सिस्टम ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा। सर्वे सजेस्ट करता है कि हमें फाइनेंशियल रेगुलेशंस अपग्रेड करने चाहिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को इंप्रूव करना चाहिए। सर्वे का अगला फोकस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई के नंबर्स मिक्स्ड है। नेट एफडीआई इनफ्लोज कम हो गए हैं लेकिन ग्रोस इनफ्लोज बढ़े हैं। मतलब इंडिया में जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हिस्सा वापस जा रहा है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स इंडिया में प्रॉफिट कमाकर सेफली पैसा वापस ले जा सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिव साइड ये है कि बहुत ज्यादा कैपिटल आउटफ्लो होने से देश का ग्रोथ पोटेंशियल कम हो सकता है। पर ये आउटफ्लोज बढ़ क्यों रहे हैं? सर्वे कहता है कि इंडिया में ज्यादा रेगुलेशंस और कॉम्प्लेक्स रूल्स इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाने का टैलेंट तो है, लेकिन ये इंडस्ट्री छोटे यूनिट्स में फ्रैगमेंटेड है और अननेसेसरी रूल्स की वजह से एफिशिएंट नहीं हो पाती। दूसरी तरफ चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश सीमलेस प्रोसेसेस और इजी रेगुलेशन की वजह से कंपेटिटिव है। सर्वे ने सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं किए, कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं। कम्बरसम रूल्स हटाने पड़ेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना होगा। सर्वे का तीसरा फोकस इन्फ्लेशन पे था। ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन कम हो गया है लेकिन इंडिया में अभी भी प्राइस वॉलेटिलिटी दिख रही है, स्पेशली फूड आइटम्स में जैसे वेजिटेबल्स और पल्सेस में। वेजिटेबल्स और पल्सेस सिर्फ 8% कंट्रीब्यूट करते हैं सीपीआई बास्केट में, पर इनका कंट्रीब्यूशन टोटल इन्फ्लेशन में 1/3 है। इसके रीजंस देखते हैं। एक कारण है क्लाइमेट चेंज। ज्यादा हीट वेव्स और एक्सट्रीम वेदर से फार्मिंग पे बुरा असर पड़ता है। वीक सप्लाई चेन भी एक प्रॉब्लम है। हम अनियंस और टोमेटोज काफी ज्यादा उगाते तो हैं, पर बेहतर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए सर्वे ने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं। शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स जरूरी है और लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना होगा। सर्वे का अगला फोकस ग्लोबल ट्रेड और जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन पे था।
पहले के ज़माने में हाइपर ग्लोबलाइजेशन था, वर्ल्ड ट्रेड लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब दुनिया में जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। कंट्रीज अपने ट्रेड पार्टनर्स को लेकर ज़्यादा सावधान हो गए हैं। ग्लोबल लेवल पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस डबल हो गए हैं। चाइना का सोलर पैनल्स और बैटरीज जैसे इंडस्ट्रीज में डोमिनेंस भी ट्रेड टेंशंस को बढ़ाता है। इंडिया को क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जैसे बैटरी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना होगा। इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए रेगुलेशन भी सिंप्लीफाई करने होंगे। सर्वे का आखिरी फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स के फ्यूचर पे। एआई का राइज इंडिया के सर्विसेज लेड इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लाखों जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकते हैं, खासकर ऑफिस जॉब्स। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे फाइनेंस, हेल्थ, रिटेल में एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और नए जॉब्स क्रिएट भी हो सकते हैं अगर ट्रांजिशन अच्छी तरह मैनेज किया गया तो। सर्वे के रिकमेंडेशंस कुछ ऐसे हैं। स्किल डेवलपमेंट और रीट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने होंगे और एआई रेगुलेशंस सेट करने होंगे ताकि टेक्नोलॉजी हार्मफुल तरीके से जॉब्स को रिप्लेस ना करे। इकोनॉमिक सर्वे एक क्लियर मैसेज देता है, इंडिया के पास बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कुछ टफ चैलेंजेस भी हैं। फाइनेंस सेक्टर को कंट्रोल में रखना होगा, रेगुलेशंस को इजी बनाने होंगे, फूड इन्फ्लेशन को टैकल करना होगा और एआई से जॉब्स मार्केट को सिक्योर रखना होगा। अगर हम थॉटफुल पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो इंडिया स्ट्रॉन्गर और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकता है। इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ डेटा नहीं देता, बल्कि हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ है और हमें कहाँ जाना चाहिए। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। कुछ दिन पहले काफी सारे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए और इनके नंबर्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इन्हें समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस का बेसिक मॉडल क्या होता है। जब हम इंश्योरेंस की रेवेन्यू की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट या एपीई। एपीई से ये पता चलता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही है। ये एक परफेक्ट मेट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस क्वार्टर पूरी इंडस्ट्री का एपीई 2% से ज्यादा गिर गया, लेकिन अगर अप्रैल से लेकर अब तक के क्यूमुलेटिव फिगर्स को देखें तो इंडस्ट्री ने लगभग 14% ग्रोथ की है। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पॉजिटिव ही है। इस क्वार्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने नंबर्स को नीचे खींचा, वो था एलआईसी का परफॉर्मेंस। एलआईसी का एपीई 27% गिर गया क्योंकि उनके ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम में बड़ी गिरावट आई। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब होता है एक सिंगल पॉलिसी जो एक साथ काफी सारे लोगों को कवर करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज या बैंक कस्टमर्स। एलआईसी के लिए लगभग 1/3 इनकम यहीं से आता है। दिसंबर 2023 में एक बड़े क्लाइंट की वजह से स्पाइक आया था, लेकिन वो स्पाइक अब चला गया, इसीलिए नंबर्स वीक लग रहे हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जिनमें से कुछ उनके कंट्रोल के बाहर है। चलिए इन फैक्टर्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRDAI के सरेंडर नॉर्म्स के रिवीजन की। IRDAI ने नए रूल्स लाए हैं जिनके तहत अगर पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी जल्दी सरेंडर करता है तो अब उन्हें ज्यादा पे आउट मिलेगा। कस्टमर्स के लिए ये अच्छा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा फैक्टर है बैंक इंश्योरेंस पे डिपेंडेंसी। प्राइवेट इंश्योरेंस बैंक पर काफी डिपेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे HDFC लाइफ हेवीली डिपेंड करता है HDFC बैंक पर। SBI लाइफ की मेजर डिस्ट्रीब्यूशन भी SBI ब्रांचेस के थ्रू होता है। अब क्योंकि बैंक्स का डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हो रहा है, वो अपना फोकस बैंकिंग प्रोडक्ट्स पे ज्यादा और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे कम कर रहे हैं। कुछ रूमर्स भी है कि IRDAI बैंक इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन 50% तक लिमिट कर सकता है। अगर ये हुआ तो प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए एक और प्रॉब्लम हो सकता है। अब टॉप प्राइवेट इंश्योरेंस के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल कंपनीज को देखें तो ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और SBI लाइफ 3 सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका ग्रोथ अलग अलग स्पीड से हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल का ग्रोथ सबसे तेज रहा 27% APE ग्रोथ के साथ। ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की सेल्स में 50% ग्रोथ देखी गई। ULIPs इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का मिक्स होते हैं और ये तब पॉपुलर होते हैं जब स्टॉक मार्केट स्टेबल होता है, लेकिन इनका एक डाउनसाइड भी है। ULIPs का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे होते हैं, पूरे इंश्योरेंस जैसे नहीं। ICICI प्रूडेंशियल के बाद HDFC लाइफ है 20% APE ग्रोथ के साथ।
एचडीएफसी लाइफ ने अपना फोकस शिफ्ट किया है नॉन पार सेविंग्स प्रोडक्ट्स पे। ये ऐसे सेविंग प्लान्स होते हैं जिसमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई शेयर नहीं मिलता। नॉन पार प्रोडक्ट्स में कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है कंपेयर टू यूएलआईपीस। एचडीएफसी लाइफ का यूएलआईपी शेयर भी पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, जो दिखाता है कि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ का एपीई ग्रोथ 11% रहा। यूएलआईपीस एसबीआई लाइफ के बिजनेस का 2/3 पार्ट है और ये सेगमेंट 21% ग्रो हुआ है। एसबीआई लाइफ के चैलेंजेस की बात करें तो ग्रुप सेविंग बिजनेस और इंडिविजुअल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में गिरावट आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ स्लो हुई है। पॉजिटिव्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ ने मार्जिन को मेंटेन किया है क्योंकि उनकी ऑपरेशन एफिशिएंट है, कमीशन कॉस्ट कम है और परसिस्टेंसी रेशियो भी स्ट्रांग है। परसिस्टेंसी रेशियो ये दिखाता है कि लोग अपनी पॉलिसी कितनी देर तक कंटिन्यू रखते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कॉमन ट्रेंड्स और कंसर्न्स देख लेते हैं। यूएलआईपीस अभी भी मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स बने हुए हैं, स्पेशली क्योंकि स्टॉक मार्केट स्टेबल है। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी आए तो यूएलआईपी सेल्स इंपैक्ट हो सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक जब मार्केट गिरता है तो यूएलआईपी डिमांड 9 to 12 मंथ के अंदर कम हो जाता है। अब पूरी स्टोरी को समराइज करते हैं। एलआईसी के ग्रुप बिजनेस में डिप आया, नए सरेंडर रूल्स आए, बैंक अश्योरेंस कैप्स की पॉसिबिलिटी है और मार्केट वॉलेटिलिटी सभी प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए मिक्स्ड बैग ऑफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री अभी भी ग्रोथ मोड में है, लेकिन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स स्ट्रैटेजी में स्मार्ट चेंजेस लाने होंगे। यूएलआईपी के अलावा जो कंपनी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं, वो मार्केट वॉलेटिलिटी के समय बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगले कुछ क्वार्टर्स इंटरेस्टिंग रहेंगे और देखना होगा कि कंपनीज कैसे एडजस्ट करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर अपॉर्चुनिटीज भी कम नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, वर्लपूल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो 2025 के एंड तक वर्लपूल ऑफ इंडिया में अपना स्टेक 51% से घटाकर 20% कर देंगे, जो कि एक मार्केट सेल के थ्रू होगा। इस मूव से कंपनी को 550 से 600 मिलियन डॉलर्स रेस करने की उम्मीद है, जो कि नेक्स्ट ईयर के 700 मिलियन डॉलर्स के डेट को रीपे करने में मदद करेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद वर्लपूल ऑफ इंडिया का स्टॉक 20% गिर गया और एनएसई पर 1260.8 रुपीस पर क्लोज हुआ। दूसरा, जेके पेपर्स ने क्वाड्रैगन वेट हेल्थ में 65% स्टेक अक्वायर किया है 460 करोड़ रुपीस में। ये उनका फोर्थ एक्विजिशन है सिर्फ 2.5 ईयर्स में। क्वाड्रैगन वेट हेल्थ एक हाई मार्जिन बिजनेस है जिसका एबिटा मार्जिन 30% से ज्यादा और 20% का CAGR है, जो जेके पेपर्स के स्ट्रगलिंग पेपर सेगमेंट से बिल्कुल अलग है। Q3 FY25 में जेके पेपर्स का नेट प्रॉफिट 65.39 करोड़ रुपीस तक गिर गया है, जो पिछले साल के 235.11 करोड़ रुपीस से काफी कम है। इस डिप के बाद कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन की तरफ शिफ्ट करना जरूरी हो गया था। फाइनली, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का Q3 FY24 में नेट प्रॉफिट 97% ईयर ऑन ईयर गिर गया, जो अब 57.83 करोड़ रुपीस पर आ गया है, जबकि पिछले साल यही प्रॉफिट 1888 करोड़ रुपीस था। ये कंपनी का 3 सालों में सबसे बड़ा ड्रॉप है। रेवेन्यू भी 9% गिरकर 22,848 करोड़ रुपीस हो गया, जिसमें मेजर रीजन था कोल ट्रेडिंग रेवेन्यू में 44% की गिरावट। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ऑपरेशन से 269 करोड़ रुपीस का फॉरेक्स लॉस भी हुआ। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।